कोरोना वायरस से चीन में हाहाकार मचा हुआ है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालात ये हैं कि चीन के अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। खबरें हैं कि कब्रिस्तानों में डेड बॉडी दफनाने के लिए जगह नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 90 दिनों में चीन में 60% आबादी पर संक्रमण का खतरा है और 10 लाख लोगों की मौत की आशंका भी है। चीन के साथ साथ जापान, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। यहाँ कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या लाखों में है। इन हालात को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक करके देश में कोविड के हालात की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दे दिए हैं। सरकार लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ बूस्टर डोज लेने की भी सलाह दे रही है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इधर कोरोना को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर देश हित में यात्रा को रद्द करने की भी अपील की है। कांग्रेस ने मंडाविया की चिट्ठी पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा। बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। चिट्ठी पर बवाल मचा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना, मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। भारत में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट के मामले सामने आने की खबरें हैं। फिलहाल देश में कोरोना के रोजाना मामलों की संख्या बहुत कम है। देश भर में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवा ली है। सवाल ये है कि क्या देश में कोरोना की चौथी लहर देखने को मिल सकती है? अगर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हैं तो हमारी कितनी तैयारी है? क्या हम फिर से पाबंदियों के लिए तैयार हैं? और कोरोना पर पॉलिटिक्स करने के बजाय क्या हमें इससे निपटने के लिए तैयारी में नहीं जुट जाना चाहिए? एक गंभीर संकट हो सकता है। कोरोना फिर से आहट लेके आया है। मामला इस बार फिर वहीं से आया है जहां से पहली बार आया था, यानी चीन से। इस बार बहुत गंभीर स्थिति के आंकड़े या नंबर या खबरें चीन से निकल के आ रही हैं। तो भारत इसमें अपनी सतर्कता के लिए उपाय कर रहा है, लेकिन इसको लेकर के पॉलिटिक्स भी हो रही है। तो हम इस शो में ये समझने की करेंगे कोशिश कि क्या वाकई में कोरोना की इस प्रोटोकॉल को उसी नीयत से, उसी लिहाज से किया जा रहा है, या इसमें पॉलिटिक्स भी है। दूसरी बात, हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। तीसरी बात, ये कितना गंभीर है। क्या इसकी कोई जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है? क्योंकि कुछ 1 या 2 केसेस गुजरात में अक्टूबर में आइडेंटिफाई हुए थे और उनमें ये पाया गया कि BF.7 का वेरिएंट उसमें है, लेकिन वो लोग अभी ठीक है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे जो परिचय कराता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत हमारे साथ हैं, दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा हैं, और मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर शर्वरी दुआ हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ये कितना गंभीर मामला है
जो BF7 की बात निकल के आई चाइना से? नीरज जी, बहुत दिनों बाद हम लोग कोविड पे चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि आपको भी पता है कि चाइना में जिस तरह से हाल हैं और उसके बाद चाइना के साथ वहाँ से निकल कर के अन्य देशों में जिस तरह से ये वेरिएंट फैल रहा है, तो जो एज ए डॉक्टर मेरी पहले गाइडलाइंस थी वही गाइडलाइंस सही है कि केवल ये समझ लीजिए बचाव ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही इलाज है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। राजनीति कोई किसी भी मुद्दे पे कर सकता है, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। यहाँ पर हमने जो पहली लहर से सीखा है, हमें उसको क्रम से चलते हैं ना। आप ये मानते हैं कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन है? जी, अब मेरा मुझे सवाल लगता है कि जिस तरह से कोरोना ने हमें पहली लहर में सिखाया है, चूंकि हम इसके वेरिएंट्स का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है, तो हमें प्रिकॉशनरी तौर पर उन सारे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिन्होंने हमें अभी तक प्रोटेक्शन दिया है। यानी सुरक्षा ही बचाव है और बचाव ही इलाज है। इसी पद्धति पे चलना चाहिए जब तक कि हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल ना हो। बस एक अच्छी बात यह है कि भारत देश सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी अभी तक 225 करोड़ से ज़्यादा डोज देने की वजह से हो सकता है हम लोग ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में हो एज कंपेयर टू किसी और देश के लेकर के। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये सिचुएशन गंभीर है, जैसा कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये गंभीरता का जो प्रोटोकॉल पालन आप कराना चाहते हैं, वो मॉल्स में, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में भीड़ लगी हुई है, बाज़ारों में ज़बरदस्त भीड़ है, राजस्थान में आपकी भी रैली चल रही है, तो ये खाली कांग्रेस की रैली के ऊपर चिट्ठी क्यों लिखी गई? नीरज जी, मैं इसको समझाना चाहूँगा। देखिए, ये WHO ने वार्निंग दी, वार्निंग के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी इशू हुई है। एडवाइजरी लोग मान सकते हैं, उसको उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे बात करते हैं तो ये तो देश की जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन कितना सही है। मेरा ये मानना है कि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है और सेंटर गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी इशू की है वो स्टेट गवर्नमेंट को की है और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो एडवाइजरी चाहे उसको इंप्लीमेंट करें। अब बात आपकी तरफ से ये आएगी कि फिर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को क्यों भेजी गई? तो भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि नाम भी बता जा रहा है कि एक स्टेट में नहीं है, अलग अलग स्टेट में होते हुए पास हो रही है। तो मेरा यह मानना है कि शायद इसलिए उनको डायरेक्ट इंटीमेट किया गया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में पास होके जा रही है और जो किसी एक स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होगा। शायद यही वजह है कि माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी ने उनको एक पर्सनल चिट्ठी लिखी। और मुझे नहीं लगता कि अगर देश के हित में, अपने विपक्ष के हित में, अपने देश की जनता के हित में और कोविड को बचाने के लिए अगर कोई एडवाइजरी जारी की जाती है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई गलत तरीके से देखना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले ही, ये लास्ट वीक ही आप कहिए कि दिल्ली एयरपोर्ट T3 में गदर मची हुई थी। स्वयं सिंधिया जी को वहाँ जाना पड़ा कि क्या मच रहा है। वहाँ तो राज्यों को छोड़िए, दूर देश से, अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। क्या वहाँ पे ये चिट्ठी लिखी गई एयरपोर्ट को स्पेसिफिकली? आपने 20 तारीख को चिट्ठी लिखी है यात्रा को। हाँ, अब इसका जवाब यह है कि शायद अभी जब शाम को 5 बजे मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट में ही पढ़ा कि ऑलरेडी एयरपोर्ट का एडवाइजरी इशू कर दी गई है और उसमें रैंडम सैंपलिंग के लिए भी बोला गया है। जो बाहर से आने वाले लोग, उनकी रैंडम सैंपलिंग भी हो रही है। ये शाम की एडवाइजरी है। और आज ये 20 तारीख को चिट्ठी लिखी गई थी राहुल गांधी को। सुनिए, तो आज तारीख कितनी? आज 21 ही तो है सर। अगर चाइना की क्राइसिस पे WHO वार्निंग 2 दिन पहले इशू करता तो शायद 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी जाती। अगर उसकी वार्निंग आज नहीं आई होती तो हो सकता चिट्ठी लिखी ही ना जाती। लेकिन चूंकि एक एडवाइजरी आई है, उस एडवाइजरी जो फ्लाइट से लोग आ रहे हैं, जी सर, जो फ्लाइट से लोग आ रहे हैं वो ज्यादा खतरा है जो चीन से वाया कहीं से घूम घाम के आ रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो दुबई के थ्रू आएंगे, अमेरिका के थ्रू आएंगे। जो NRI एक डिटेक्ट की गई है अक्टूबर के महीने में, वो तो अमेरिका से कहीं से और से आई थी, NRI हैं वो। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये खतरा है, मैं इसलिए मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा कि ये कितनी गंभीर सिचुएशन है। आपने कहा गंभीर सिचुएशन है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि हम लोग 2-3 बार के भुक्तभोगी हैं, इसलिए दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है।
आपका प्रयास सही है, लेकिन वो प्रयास आप सीधे राहुल गांधी की उस यात्रा पे उनको पर्सनल चिट्ठी लिखते हैं। अरे सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे रोकना चाहिए, फ्लाइट रोकनी चाहिए आपको। जो मॉल्स में भीड़ लगी हुई है पिक्चर देखने के लिए, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वहां पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं। तो इसलिए सवाल उठता है कि आप टारगेट कर रहे थे उस यात्रा को, डॉक्टर कौशलकांत। नहीं नीरज जी, सिर्फ इसका एक छोटा सा जवाब यह है कि हेल्थ, जैसा आपको भी पता और हमें भी पता है, स्टेट सब्जेक्ट है। एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स को दी गई है फ्रॉम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री। अब इसका जवाब, और अब स्टेट को अपना डिसीजन लेना है कि उसे अपने स्टेट के लोगों को क्या एडवाइजरी देनी है, क्या नहीं देनी है, किस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो होने, अब ये स्टेट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है। अब बात आती है कि राहुल गांधी को क्यों, शायद मैं ये नहीं कह सकता कि यही वजह होगा, पर मुझे ऐसा लगता है चूंकि ये भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग स्टेट से पास होगी, तो कोई एक स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शायद इसी वजह से उनको डायरेक्टली इंटीमेट किया गया है, मर्जी उनकी है, वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, मास्क लगाते हैं नहीं लगाते हैं। एडवाइजरी कोई बाउंडेशन नहीं है, एडवाइजरी एक एडवाइस है। और देश की जनता जब इतने जी राष्ट्रीय नेता है, अगर वो एग्जाम्पल सेट करेंगे तो शायद देश की जनता ज्यादा खुश रहेगी और ज्यादा सपोर्ट करेगी। लेकिन देश की जनता ही डिसाइड करेगी, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो आंसर पॉलिटिकल है कि जनता को डिसीजन लेना होगा कि उसे किसकी बात समझनी है। क्या उसे राहुल गांधी की यात्रा से कोई समस्या है या नहीं है, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग प्रोटेक्टेड रहें, स्प्रेड ना हो। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वहां पे बहुत भारी संख्या में लोग इस यात्रा में चल रहे हैं, लाखों की संख्या में, इसलिए वो हो सकता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी यात्रा निकली। पहले तो आप लोग कहते यात्रा ही सफल इनकी। नहीं, मैं बिल्कुल मैं यात्रा में जितना आप लोग टीवी पे दिखाते हैं मैं वही देखता हूं, उसमें मुझे लाखों लोग नहीं दिखते। लेकिन हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम को अगर मान लीजिए 100 आदमी भी चल रहे हैं, 1000 आदमी भी चल रहे हैं, लाख नहीं भी चल रहे हैं, तो भी तो कंटामिनेशन हो सकता है ना। आप ये समझिए, वो जो बड़ोदरा में जो लेडी तो संसद सत्र चल रहा है, उसमें भी अलग अलग राज्यों से एमपीज आ रहे हैं, वहां भी हो सकता है। संसद सत्र रद्द करिए। बिल्कुल सही। आप नीरज जी, सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के नए चुने हुए सीएम का आइडेंटिफिकेशन तब हुआ जब उन्हें पीएम से मिलना हुआ, और पीएम से मिलने का प्रोटोकॉल यह है कि कोविड आरटीपीसीआर होना चाहिए, उसमें वो आइडेंटिफाई पाए गए। अब देखिए कितना, अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो वो एक इन्फेक्टेड सीएम पीएम से मिलते और हो सकता ट्रांसमिशन हो सकता था। तो प्रोटोकॉल और एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए, जिसकी मर्जी है वो करे, जिसकी मर्जी वो ना करे। ये देश हित में डिसीजन लिया गया है। मुझे डॉक्टर कौशलकांत अपनी बात को डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर ये इतना सीरियस मामला है तो जिसकी मर्जी पे थोड़ी चलेगा, फिर तो करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। अगर ये इतनी गंभीर समस्या हो रही है सर, तो फिर तो मजबूरी में सबको कराना पड़ेगा, मर्जी में नहीं छोड़ सकते ना फिर तो। सर, संविधान को ताक पे नहीं रख सकते, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है। पहले एडवाइजरी दी गई है, अगर क्राइसिस बढ़ेगी, जैसे पहले लॉकडाउन के डिसीजन लिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के लिए थे, जब दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आएगी और लगता रहेगा कि हेल्थ स्टेट अपना काम नहीं करते हैं, तो सेंटर अपने हिसाब से एडवाइजरी जारी करेगा। एपिडेमिक एक्ट लगेगा, उस एक्ट में सारी पावर सेंटर के पास जाती है, तब वो स्टेप्स लिए जाते हैं। अभी हमें संविधान सम्मत जो है उसी स्टेप्स को लेना चाहिए, और वही ली रही सरकार। ओके, डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी, अगर मान लीजिए सेंटर ने एक एडवाइजरी राहुल जी को भी लिख दी चिट्ठी कि उनकी यात्रा अलग अलग राज्यों से घूमते हुए आ रही है और साउथ से शुरू हुई है, अब एकदम टॉप पे जाएगी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हों इन्फेक्टेड। इसमें इतना ज़्यादा राजनीतिक बयान आप लोग क्यों दे रहे हैं, या क्यों इतना आप इसको पोलिटिसाइज मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमने तो सिंपल एडवाइजरी दी है आपको एक। नहीं नीरज जी, वो इसलिए क्योंकि ये जो पत्र लिखा, ये बिल्कुल एक तरह से स्वास्थ्य संबंधी है ही नहीं। ये इसका उद्देश्य, इसका मकसद, इसका इरादा पूरा सियासी है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये बताइए कि भाजपा के बड़े बड़े सियासतदान हैं जो राज्यों के नहीं, रियासतों के नहीं, वो केंद्र के हैं, उनको भी चिट्ठी गई क्या? आप मुझसे पूछिए। प्रधानमंत्री जी हैं, 2 दिन पहले उन्होंने त्रिपुरा में बड़ी रैली की थी, भव्य समारोह हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे वहां पर। अब किस तरह आए, अब उनको लाया गया, इसके बाद कुछ किया हो तो बताइए। तो वो अंशुल जी, प्रधानमंत्री जी कौन सी रियासत के हैं कि पूरे मुल्क के हैं? अंशुल जी, हम देखो इसीलिए हमने उनसे बहुत छोटे छोटे क्रिटिकल सवाल पूछे, जिससे कि वो मुझे फंसा ना सके, और आप भी मुझे फंसाने की कोशिश मत करिए। 20 तारीख मैंने इसलिए नाम लिया, 20 तारीख राहुल जी को चिट्ठी लिखी, 20 के बाद
कोई रैली हुई है क्या? तो मैं अभी तुरंत इनको काउंटर करूंगा। मुझे मेरी जानकारी में हो सकता है आपने देखी हो। और आपका सवाल सही है कि सबको चिट्ठी जानी चाहिए। नहीं, इसका मकसद ही एक है। देखिए, आप कांग्रेस के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको याद होगा कि पिछले साल दूसरी लहर के कहर के बीच में जब निर्वाचन आयोग ने ये ऐलान कर दिया कि वो उस समय राज्य चुनाव होंगे और 8 चरण का चुनाव का ऐलान किया, उसके बीच में जब ये किसी तरह ये जो लहर फैली, उसमें हमने कहा कि हम अब रैली नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री करते चले गए। तो आप कांग्रेस के बारे में चिंता ना करिए। हमें जानते हैं हमारा दायित्व क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और किस तरह उनको दायित्व को निर्वहन करना है, अच्छी तरह समझते हैं। ये सरकार नहीं समझती, ये इनकी तैयारी नहीं है, इनको बंदोबस्त नहीं है, इनकी वो क्षमता नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है। मैं याद नहीं दिलाना चाहता दूसरी लहर की कहर जिस तरह अंत्येष्टि हुई थी और कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, चाइना में जैसे हो रहा है वैसा यहां पर हम भुगत चुके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसके बाद जैसे इन्होंने वैक्सीन ऑर्डर नहीं किए और एक तरह प्रधानमंत्री ने एक तानाशाह होके लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और जिस तरह प्रवासी मजदूर शहरों से गांव की तरफ गए कफन बांध के, वो तो हम भूले नहीं है ना, वो चित्र वो तो आपने भी दिखाए थे। तो वो तैयारी कहां गई? वो वैक्सीन कभी ऑर्डर नहीं हुए और अभी भी उनकी तैयारी नहीं है। अंशुल जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं, तो मैं सवाल इनके पास लेके जाऊंगा। तो अच्छा लग रहा है। 220 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं सर, और जिस चाइना को हम लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री बन गया, वो भी नहीं लगा पाया अपने आगे, अभी भी वो परेशान है। तो कम से कम इसमें तो आप देखिए ना, आप कितने लोगों को दूसरी डोज 95 करोड़ लोगों को लगी, पहली डोज 102 करोड़ लोगों को लगी, बूस्टर डोज 22 करोड़ लोगों को लग चुकी है। तैयारी तो थी। दूसरी लहर में हुआ क्या और कितने विलंब के बाद यहां पर आपने ऑर्डर दिए? आपने तो देरी की ना, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपने तो बड़ी देरी के बाद किया, क्योंकि अगर आप पहले कर देते और उस समय वैक्सीन लग जाती, आप इस कोरोना की जो ये नई चेतावनी इसको गंभीर मानते कि नहीं? लोग हुए हैं नीरज भाई, वो भूल नहीं सकते। हम कैसे भूल जाएंगे वो? अंशुल जी, ये वाली लहर, कैसे है? अंशुल जी, ये जो लहर की जो बातचीत चल रही है कि ये आ सकती है, इसलिए हमें प्रोटोकॉल फॉलो, आप इसको गंभीर मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल गंभीर मानता हूं। और अगर ये स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा कह रहा है, मुझे हमें जो अगर चिंता व्यक्त कर रहा है, अगर कह रहा है कि लोगों को सतर्क होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। तो फिर मैं कह रहा हूं बुरा कि क्यों मान प्रोटोकॉल में नियम में बदलिए ना आप। हम नियम का मैं स्पष्ट बात एक कहना चाहता हूं नीरज भाई, अगर हम नियम का पालन करेंगे, आप इसको नियम बनाइए, हम जरूर पालन करें। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो प्रमाण है कि हमने पहले किया है। आखिर हम ही ने कहा था ना कि हम रैलियां नहीं करेंगे। ये सरकार ने तो नहीं कहा, भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री तो करते रहे। अंशुल जी, अगर आपकी बात सही, मैं तो इनके पास सभी सवाल लेके जाने वाला। अगर इसको अगर एक सामान्य एडवाइजरी मान ले कि भाई एक सामान्य निर्देश दिया गया है और पर्सनली इसलिए लिख दिया गया, जैसा कि वो बता रहे हैं कौशलकांत जी की, चूंकि वो एक यात्रा निकल रही है तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी, तो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स है? नहीं, तो अब ये देखिए, भाजपा जो है ना, बिना सियासत के अलावा और कुछ करती नहीं है। ये भी आपको भी पता होगा, आपके पास बहुत अनुभव है नीरज भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं। उनका सारा मकसद ही एक रहता है कि सियासत कैसे करें, कैसे यात्रा रोकना चाहते हैं क्या ये लोग? नहीं जी, यात्रा रोकना चाहते हैं क्या ये लोग? नहीं, हाँ, मैं बताता, अब मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि ये इस यात्रा की जो सफलताएं हैं, जो हुजूम, जो उत्साह, जो उमंग देखने को मिला है, इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है। और बार बार ये प्रयत्न ये कर रहे हैं कि यात्रा को बदनाम कैसे करें, इसको अपमानित कैसे करें, इसकी निंदा कैसे करें। ये आप शुरू से जानते हैं, ये प्रयास चल रहा है। लेकिन यात्रा अपनी चलती आ रही है, अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। मंजिल है भारत को जोड़ना। डॉक्टर कौशलकांत, आप लोग यात्रा से डर गए हैं और यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप कोरोना के बहाने राहुल जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। इस कोरोना, अच्छा ये बताइए, अगर एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट हमें किसी यात्रा को रोकना होता तो और भी बहुत तरीके हैं। कोरोना आज तक क्यों वेट किया? यात्रा तो इतने दिनों से चल रही थी। क्योंकि राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला है। इलेक्शन निकल गया, हिमाचल इलेक्शन निकल गया, दिल्ली इलेक्शन निकल गया। अरे राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला है। इनसे कौन सी अरे तो बढ़िया, अच्छी बात है ना। तो अगर इतनी सिंपैथेटिक सरकार है, तो मैं भी यही कह रहा हूं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर उसको स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट करे। हम भी तो यही कह रहे हैं।
ये अपने तरह से देश के नागरिकों की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने तरह से करना चाहते हैं। हम तो हेल्थ की क्राइसिस जिसका बात की ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता, हम तो छाछ को फूक मार के पीने की कोशिश कर रहे हैं। और एज ए बीजेपी प्रवक्ता मेरी देश की जनता से ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर सुरक्षा ही बचाव है तो और बचाव ही इलाज है। तो ठीक मुझे है। लगता है अब रुक बचाव जाइए सर, करना रुक जरूरी जाइए, है। रुक जाइए सर। क्यों? आपकी बात हो गई सर। विनोद अग्निहोत्री जी, आपका भी एक व्यू ले लूं, उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब से समझता हूं कि कितनी गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर समझ में आती है। विनोद जी, क्या ये ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में सवाल के तौर पे पूछ रहा हूं, इसको कोई पर्सनली मत लेना, क्या ऐसा हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मान लीजिए लहर आ ही जाए तो सारा ब्लेम राहुल जी के ऊपर? हमने तो पहले ही कहा था अपनी यात्रा रोक दो, आप माने नहीं, और ये मानेंगे नहीं क्योंकि ये पॉलिटिकल मान रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये ऐसे सोच में? नहीं, देखिए, अब वो स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, उनकी मंशा पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने अगर WHO की वार्निंग है, ये पॉलिटिसाइज है इसलिए नहीं, अंशुल जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। भाजपा के प्रवक्ता जी ने अपना पक्ष रखा, मैं तो अपनी बात करूंगा। लेकिन मेरा कहना है कि चिट्ठी लिखी, ठीक है, इसमें कोई एतराज भी नहीं है, एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन बजाय सीधे राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने के एक जनरल एडवाइजरी पहले जारी करनी चाहिए थी पूरे देश के लिए। तरीका यही होता है कि पहले एक जनरल एडवाइजरी जारी की जाती सारे देश को, और उसमें राज्यों को भी जारी की जाती, जो बाद में जारी की गई, पहले राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने से पहले। और उसके साथ ही साथ जो अभी आपने इनसे बड़े अच्छे सवाल पूछे, और मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत ही क्रिटिकल और बड़े प्रासंगिक सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कि और उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया। तो उसमें यह है कि जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट कहां से इंफेक्शन आता है वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर सबसे पहले सख्ती करनी चाहिए थी, और खासकर चीन से, कोरिया से, सिंगापुर से जो फ्लाइट्स आ रही हैं या वाया दुबई होकर के, उनमें मैंडेटरी कर देना चाहिए ये रैंडम चेकिंग। रैंडम नहीं, मैंडेटरी, क्योंकि बहुत लोग प्रोटोकॉल पैरासीटामोल खा के भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहां से करनी चाहिए। अगर वहां से शुरुआत होती तो शायद ये कांग्रेस पार्टी को भी मौका नहीं मिलता सवाल उठाने का, इसलिए कि सीधे आपने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है। अगर आप इस तरह से शुरू करते, जैसे पहले एयरपोर्ट को एकदम टाइट करते, अभी अब आप खुद ही कह रहे थे कि 2 दिन पहले तक एयरपोर्ट पे क्या हालत थी, किस तरह से लोग मतलब जो है एक दूसरे पे वो थे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे की वेटिंग थी। तो पहले वहां व्यवस्था करनी चाहिए, सारे राज्यों को इशू करना चाहिए, और एक जनरल एडवाइजरी पूरे देश के नाम स्वास्थ्य मंत्रालय को जारी करनी चाहिए, जिससे पहले जारी की जाती थी कि भाई लोग अब जो है सावधान हो जाएं और मास्क लगाएं। तो वो उसके बाद अब राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखते, आप खड़गे जी को भी चिट्ठी लिखते, देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी जाए कि वो अपने राजनीतिक आयोजन स्थगित कर दें, क्योंकि कुछ होंगे अभी होने वाले होंगे। हो सकता है अभी भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई राजस्थान में कार्यक्रम हो, कहीं जो है कांग्रेस का यात्रा चली रही है, कहीं जेडीयू कुछ करने वाला हो, कहीं तृणमूल कांग्रेस कुछ करने वाली हो। तो एक जनरल चिट्ठी सारे राजनीतिक दलों को लिखी जानी चाहिए, और जितने सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको जब देश के नाम एडवाइजरी आप जारी कर देंगे तो सब उसमें कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जी को सारे दलों के नेताओं को बुला करके उनसे सीधे बात करनी चाहिए कि गंभीर मसला है और हमें थोड़ा सा चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, तो उनको भी अपनी यात्रा में जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, तो यात्रा रोके ना रोके तो फैसला उनका है, कम से कम बेसिक प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। सारे यात्रियों को मास्क देने चाहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, दूरी जो है वो करनी चाहिए। तो ये सब करके तब उनकी गंभीरता पता लगेगी। और राहुल गांधी के खाते में तो एक बात जाती है कि कोरोना पर सबसे पहले चेतावनी तो उन्होंने देनी शुरू की 2020 में, सबसे पहले ट्वीट करना उन्होंने शुरू किया था जब सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो कम से कम वो इस मामले में भी पहल लेकर के एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं देश के सामने, जनता के सामने, कि यात्रा तब तक जब तक अगर कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं आती है तो यात्रा जारी रखें, लेकिन साथ साथ जो है उसमें जितने प्रोटोकॉल जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है उसको मान करते हुए WHO के प्रोटोकॉल का, और उसमें कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा लोग उसका पालन करें। और ये बात सारे राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है। मतलब ये ना हो कि कहीं चुनाव हो रहा है, कहीं उपचुनाव हो रहा है, बाकी लोग जो है इसीलिए जी मैंने इसीलिए कहा था कि अगर ये बहुत गंभीर समस्या है तो फिर ये सब तरफ लागू होगी। और ये चीन में मैं रोज सुबह इसको मेंशन करता था, 1 महीने से चल रहा है यहाँ पे। वो तो जब अब एकदम पराकाष्ठा हो गई, ये खबरें आने लगी कि 10 लाख मरेंगे, 20 लाख मरेंगे और इतने लोग हो जाएंगे, तब जाके चीन में तो बड़ी दिलचस्प स्थिति ये हुई कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत उन्होंने बहुत ज्यादा
सख्ती कर रखी थी। और उस सख्ती के चलते क्या हुआ है, देखिए ये भी एक मेडिकल डॉक्टर्स लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जो मैं समझता हूं उस सख्ती के चलते जो इम्यूनिटी लेवल है, जहां कोरोना नहीं फैला था वहां वो शायद वो हमारी तरह स्ट्रांग नहीं, हमारे यहाँ चूंकि स्प्रेड हुआ तो जो तमाम स्टेजेस के बाद एक इम्यूनिटी लेवल भी लोगों के अंदर डेवलप हो गई। तो टीकाकरण हो गया, टीकाकरण के साथ साथ इम्यूनिटी भी हो गई उस वायरस को लेकर। अभी नया वायरस आ गया और चीन में जैसे ही उन्होंने उसको खोला, जो वहां प्रदर्शन हुए और सड़कों पर लोग निकले जीरो लॉकडाउन पॉलिसी के खिलाफ, तो उन्होंने उसको ढील दे दी और ढील देते ही इन्फेक्शन फैल गया। तो वहां तो अजीब स्थिति हो गई, कैच 22 की सिचुएशन कि सख्ती से लोग नाराज, ढील देते बीमारी फैल गई। भारत में कम से कम एक तो वैक्सीनेशन अच्छा हो गया है, दूसरा हमने सबक लिया है, तो कम से कम लोग भी सचेतन है। लोग भी देखिए, लोगों ने स्वेच्छा से, मैं खुद देख रहा हूं पार्क वगैरह में जाता हूं तो मास्क शुरू कर दिया है। तो ये चीजें हमारे यहाँ है और इम्यूनिटी लेवल भी हमारे यहाँ थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया, क्योंकि इस बीमारी को हम लोग झेल चुके हैं। बहुत लोगों को हुआ है, बहुत लोगों ने डोज ले ली है, तो उसकी वजह से है। नहीं, इस पर एक थोड़ा तुलसीदास जी का दुआ कह दूं कि धरी न काहू धीर, धरी न काहू धीर, सबके मन मनसी झरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मऊ। तो बहुत सारे भाग्यशाली लोग ऐसे भी रहे जिनको नहीं हुआ और बच गए। हाँ, नहीं भी हुआ और बहुत सारे मैं ऐसे लोग जानता हूं जिन्होंने बूस्टर डोज भी नहीं लगवाया अभी तक। लेकिन डॉक्टर मिश्रा और शर्वरी के पास में जाना चाहता हूं। डॉक्टर मिश्रा, ये जो BF7 वेरिएंट बताया जा रहा है ओमिक्रॉन का, कहा जा रहा है, ऐसा खबरें चल रही कि ये बहुत तेजी से फैलता है, घंटों में, दिन भी नहीं लगते, आवर्स में ये फैलता है और इसीलिए इसको ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अभी हालांकि पता नहीं अभी रिपोर्ट्स कितनी सच हैं, क्या है, आप मुझे समझाइए कि इस बारे में हम लोगों को कितना डरना चाहिए, कितना ये सीरियस है और इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जिनकी हमको तैयारी भी करनी चाहिए। डॉक्टर मिश्रा। देखिए, अभी भारत में BF7 के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे अक्टूबर के महीने में। यस। और जहां तक हम अगर इसकी पूरी एक ट्रेजेक्टरी देखें कोविड संक्रमण की, तो ये वायरस संक्रामक बहुत अधिक है और हमेशा इसकी तुलना हम लोगों ने मीजल्स से की है। मीजल्स का जो वायरस है वो इतना ही संक्रमण करता है, एक व्यक्ति से 18-20 लोगों को हो सकता है। और वो हमने कोविड में भी देखा कि परिवार में सब लोग, फिर एक किसी शादी की गए लोग तो वहां 300 लोगों को संक्रमण हो गया। और ओमिक्रॉन की भी जो संक्रामकता थी वो इतनी ही थी। देखना ये होगा कि जो हमको, जो विनोद जी ने कहा कि नेचुरल इन्फेक्शन, प्राकृतिक तौर पे जो संक्रमण हुआ हमारे यहाँ, हमारे देश की जनता को, और जो हमें बचाव टीकाकरण से मिला, वो दोनों मिला के अब कोविड से कितना बचाव करेंगे, ये प्रूफ ऑफ पुडिंग जो है मिलेगा हम लोगों को। और इसका आने वाले समय में ही खुलासा होगा कि कितना हमारे यहाँ ये फैलेगा, कितना नहीं फैलेगा बाकी देशों से जब इंपोर्ट होगा ये इन्फेक्शन। क्योंकि वायरल संक्रमण सर्दियों में बढ़ते हैं, सभी देशों में बढ़ते हैं, ठंडे मुल्कों में भी बढ़ते हैं, भारत में भी बढ़ते हैं और सब जगह। चीन एक अपवाद है, इसलिए कि जैसे बताया और चर्चा भी हुई कि चीन ने जो जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई पिछले 3 वर्षों में, और जब पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी 2020 मार्च अप्रैल के बाद, और चीन में ओपनिंग हो रही थी, वहां पे कोविड समाप्त हो गया था। कोई 4,500 लोगों की मृत्यु हुई, कोई 80,000 या 1 लाख लोग संक्रमित हुए। तो ये विश्वसनीय नहीं था तब भी। अब कितने लोग उस समय प्रभावित हुए उसकी कोई विश्वास पूर्वक कोई नहीं कह सकता कि कोई ट्रस्टवर्दी डेटा वहां से आया हो चीन से। आज जरूर समाचार आ रहे हैं, लेकिन चीन से कोई आधिकारिक या WHO की तरफ से भी कोई आंकड़े इस विषय में अभी तक नहीं जारी हुए। लेकिन ये बात अवश्य है, चीन के अलावा ब्रिटेन में भी इसकी आशंका बनी हुई है, अमेरिका में भी केसेस बढ़े हैं, कोरिया में, जापान में, ब्राजील में और दूसरे देशों में। तो ये भारत अपवाद नहीं रह सकता, क्योंकि सर्दियां भी हैं। और कनाडा ने एक अभी हाल में एक टर्मिनोलॉजी यूज की, ट्राइडेमिक, उसमें उन्होंने कोविड के साथ साथ, और कोविड के लिए मैं ये कह दूं सबके, आपके दर्शकों के लिए भी, कि कोविड था, पिछले 3 वर्षों से है,
अभी भी है और रहेगा। कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। अगर लोगों को ये गलतफहमी है कि कोविड कहीं चला जाएगा, तो वायरस तो हमारे बीच में रहेगा। अब वो किस अवस्था में रहेगा, कौन से वेरिएंट के रूप में रहेगा, क्या वो डेल्टा वेरिएंट फिर से आ सकता है जिसने इतना तांडव किया था पिछले वर्ष अप्रैल मई में, वो देखने वाली बात होगी। और उसमें वैक्सीनेशन, टीकाकरण कितना प्रभावी साबित होगा अगर इस तरह की कोई वेरिएंट। इसीलिए जो स्वास्थ्य सचिव ने जो एक पत्र जारी किया है, जो सबके पास है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जितने भी इस समय संक्रमण मिले उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग अवश्य कराई जाए, क्योंकि उससे एक हमको रोड मैप तैयार करने में आसानी होती है। और जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो भी उस वैक्सीन को बदल सकते हैं, जो वेरिएंट आ रहा है उसके हिसाब से उसको बदला जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि हमें अभी पैनिक करने का तो कोई वजह नहीं है। स्थिति अच्छी है भारत की, लेकिन खराब होते देर भी नहीं लगती इस तरह के जब संक्रमण फैलते हैं। हाँ, मतलब ये फिर क्या ये अचानक से बहुत कुछ करना पड़ता है, लॉकडाउन। ये एक पहली एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही, जो हम लोग मतलब रोज इससे दो चार होना पड़ता है कि चाइना का डेटा पे बोले बिलीव नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियली कुछ बताते नहीं है और फिर फॉरेन मीडिया जाती है, कोई कुछ लिखता है, कोई आज ही इस खबर का एक काउंटर भी चल रहा था। कोई बंदा वहां से एक वीडियो बना के भेजा, देखिए आप लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं, ये हमारे पीछे देखिए, ऐसा कुछ नहीं, किसी हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगी है। ये सब भी होता रहता है, लेकिन जो मेजॉरिटी मीडिया में चल रही है उस खबर। डॉक्टर शर्वरी, एक बात जो अभी सारे लोगों की चर्चा में निकल के आ रही है कि हम लोग, हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी है और हमने वैक्सीन्स भी बहुत ले रखी हैं, तो क्या जो बड़ौदा केस मिला है गुजरात में, उसमें अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी? केस अक्टूबर में डिटेक्ट किया गया था, तो क्या हम लोग ये मान के चले, थोड़ा सा आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे भारत में इन्फेक्शन मान लीजिए आया भी तो वैसी कोई बहुत फर्टेलिटी वाली स्थिति नहीं होगी, सिम्टम्स होंगे और दवा से ठीक हो जाएंगे? ये हो सकता है कि हमारी वैक्सीन काम करेगी, या अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है? जी देखिए, आपका सवाल बहुत ही जायज है, क्योंकि पिछले साल भी एक इसी तरह का जो पैटर्न है वो हमने देखा था। जब ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई थी दिसंबर जनवरी में, जब केसेस बढ़ने लग गए थे 2021 की अगर हम बात करें और तब का ट्रेंड देखें, तो बिल्कुल इसी तरह की स्थिति में हम थे कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे डेल्टा वेव के बाद कोई ऐसे वेरिएशन के कारण दोबारा से कई सारे लोग संक्रमित होंगे इस बीमारी से, बावजूद वैक्सीनेशन के। लेकिन उस टाइम भी हमने देखा था कि ओमिक्रॉन के साथ कई सारे लोगों को इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन हुए थे। हालांकि जिनको जनवरी में हुए थे उनको दोबारा से जब अप्रैल मई में हमने देखा था कि केसेस बढ़ने लग गए हैं, वो फिर से संक्रमित हुए हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक 2 से 3 बार संक्रमित हो चुके हैं। सो वैक्सीनेशन, लेकिन डेल्टा वेव के बाद जब दूसरा ओमिक्रॉन वेव आया, उसमें हमने देखा कि कई सारे लोगों में केवल फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे, जिसमें कि नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार। बहुत कम केसेस ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल तक पहुंचने की या हॉस्पिटलाइजेशन या एडमिशन की जरूरत पड़ी है, और बहुत ही उनमें से भी रेयर थे जिनको आईसीयू जैसी सिचुएशन में आना पड़ा, या उनको भर्ती होना पड़ा, या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, या ऑक्सीजन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी। तो जिस तरह से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन हमारे इंडिया में जब भी आया है, बहुत सीवियर केसेस हमने नहीं देखे हैं इसके साथ। और इसका कई एक श्रेय हम दे सकते हैं हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव को, जो कि बहुत पूरे दुनिया में सबने सराहा था कि इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद हमने मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवाया है 2 डोजेस के साथ। हालांकि बूस्टर के बारे में अभी भी लोगों में इतनी जानकारी नहीं है, और हम चाहेंगे आपके माध्यम के जरिए कि हम सब तक ये बात पहुंचाए कि बूस्टर भी आवश्यक है। और जितना हम ज्यादा इस इम्यूनिटी को अपने आप या वैक्सीन के जरिए या कह लीजिए हर्ड इम्यूनिटी के जरिए बढ़ाएंगे, उतने ही सिम्टम्स जो है, हम इन्फेक्शन को पूरी तरह से 100% रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम इसके सिम्टम्स भी माइल्ड रहे और हम इससे कोई जानलेवा खतरा ना देखे, तो आई थिंक हमारे लिए चीजें काफी आसान हो सकती है। ओमिक्रॉन को लेके हमेशा ये रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी उसका हाई है। ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल जाता है, बावजूद उसके सिम्टम्स जो है वो माइल्ड हो सकते हैं। माने एक ही घर में, एक परिवार में
सारे ही लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि जिनमें कोई इम्यूनिटी है या फिर कोई बुजुर्ग है या फिर जिनमें कोई बीमार व्यक्ति है, उनमें ये सीवियर सिम्टम्स हमने देखे हैं। तो इस बार भी ये लगता है कि अगर हम बूस्टर वैक्सीनेशन के बारे में और लोगों को जानकार करें और सतर्क करें और उनको प्रोत्साहित करें बूस्टर वैक्सीनेशन के लिए, तो हम आने वाले जो सब लोग प्रोजेक्शंस देख रहे हैं कि ये वेव बहुत तेजी से फैल सकता है, फरवरी मार्च तक बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर इन्फेक्ट होने से हम नहीं बचा पाएंगे तो डेफिनेटली हमको उसके सिवियरिटी से बचना चाहिए। डॉक्टर सरवरी, मैं आपकी इस अपील को ना मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि बहुत सारे आलसी लोग हैं जिनको मालूम है कि उनको एक बूस्टर लगवानी है लेकिन वो नहीं लगवा रहे हैं और उनसे पूछो, अरे ठीक है देख लेंगे। भाई साहब लगवा लीजिए, क्यों अपने आप को आप रिस्क में डाल रहे हैं? सरवरी जी ये बताइए कि क्या जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है या जिनको कार्डियोवैस्कुलर की बीमारी है या जिनको और किसी तरीके की जो परसिस्टेंट बीमारियां होती हैं, वो ज़्यादा खतरे में है इस समय? देखिए, जो भी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो आपने अभी लिस्ट की है, जैसे डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर है या हार्ट डिसीजेज है या फिर बुजुर्ग है 60-65 प्लस जिनको कोई भी खांसी जुकाम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उन सब में इस सीजन में चाहे वो फ्लू हो या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, वो सबके ही लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। तो सिर्फ कोविड ही नहीं, इनफैक्ट अभी पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि फ्लू के भी कई सारे केसेस जो कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से मास्क हो चुके थे, वो भी बहुत ज्यादा इस साल हमने देखे हैं। तो यही सब बातों के लिए बुजुर्ग पॉपुलेशन, कोमॉर्बिड कंडीशंस, ये उनके लिए ये चीज एज इट इज सेंसिटिव। उसी में कोविड इसलिए थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि कोविड के हमने आफ्टर इफेक्ट्स जो देखे हैं, वो कुछ ऐसे भी स्टडीज आए हैं जिसकी वजह से कोविड में कुछ लोगों को हार्ट की दिक्कत हुई है, जिनको डायबिटीज नहीं था उनको डायबिटीज कोविड के बाद डेवलप हुई है, या ब्लड प्रेशर वाली बीमारी कोविड के बाद और डेवलप हुई या खराब हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, उनको थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क है बाकी आम जनता से। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पास आपने छोड़ा शर्वरी, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कराऊंगा ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मेरा एक सवाल और है डॉक्टर मिश्रा जी आपसे कि क्या अब ऐसा हो जाएगा कि हमें हर 6 महीने बाद ही वैक्सीन लेती रहनी पड़ेगी? क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि ये दोस्त हो जाएगा, आपके साथ रहेगा भी, तो इसको भगाने के लिए क्या, जैसे अमेरिका में होता है कि आपको फ्लू का इंजेक्शन लेना पड़ता है, वैसे हमें ये डोज पर डोज लेते रहनी पड़ेगी क्या हर 6-8 महीने में? ब्रेक के बाद इस पर भी समझेंगे। बन के आया है और लोग बता रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए हमें चाइना में बहुत सारी संख्या में लोग इसके संक्रमित हुए हैं और हमें ये डर है कि कहीं ये यहाँ पे भी ना फैले, जैसे कि हम 3 लहरों में झेल चुके हैं। तो उससे बचने और उसको समझने की कोशिश करें। डॉक्टर कौशल कांत जी ये बताइए कि बहुत सख्ती ना करनी पड़े, मैं उस शब्द का यूज़ नहीं करना चाहता कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े या बहुत सख्ती ना करनी पड़े, इसके लिए क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाएंगे आप लोग जो इसको रोक सकें? क्योंकि जैसे आपने कहा ना, बचाव ही इसका उपाय है और वही इसकी इलाज है इसका। तो बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम शेड्यूल्ड है वीकेंड में बड़े बड़े, वो सब रद्द होंगे क्या? ये रोके जाएंगे या प्रोटोकॉल के तहत वो चलते रहेंगे? नीरज जी देखिए, ये सवाल हेल्थ रिलेटेड है और हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन आएगी वो राजनीतिक दल से ऊपर है। बिल्कुल। इसके लिए जनता और जान के लिए कोई भी अगर जन नीति आती है जिसमें सबका बचाव होता है तो उसे सबको बराबर लागू होगा। वो पॉलिटिकल पार्टी के क्रॉस द लाइन है, मेरा ये कहना है। अब बात आती है कि आपने जो सवाल पूछा कि कार्यक्रम चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे, जैसे जैसे जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को एडवाइस करेगा और हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी गाइडलाइन इशू करेगी और मुझे लगता है कि उसे सबको फॉलो करना चाहिए। एक दूसरी बात जो आपने लॉकडाउन की बात की, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे देश में लॉकडाउन की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। शायद क्या, मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है और जो हमारी जो वैक्सीन लगी है, और वो वैक्सीन mRNA वैक्सीन नहीं है, वो कंप्लीट वैक्सीन है, तो मुझे लगता है कि उसका प्रोटेक्शन सबसे अच्छा होगा। और जो भी डिफरेंट वेरिएंट आते हैं उसके लिए भी मेरे ख्याल से वो प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, जैसा बाकी और भी डॉक्टर्स हैं। चूंकि ये प्रवक्ता नहीं, एक डॉक्टर ज़्यादा बोल रहा है इस वक्त, हाँ, नहीं बोलना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन,
जो पूरे कंप्लीट वायरस के लिए बनाई गई है, मुझे लगता है इसकी वजह से हमें नहीं लगता कि बहुत सीवियर सिचुएशन आएगी। लेकिन मैं इसको 100% नहीं कह सकता, क्योंकि इनके वेरिएंट के बारे में जब तक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर मेरा ये मानना है, जो 100% प्रूवन है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, कि अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही अगर इलाज है, तो मुझे लगता है बचाव करने में कोई बुराई नहीं है। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हित, जनता का हित और जनता सर्वोपरि है, सब लोगों को वही करना चाहिए। कौशल जी, एक छोटा सवाल और आपसे, ये देखिए इसके इकोनॉमिक रिपरकशंस बहुत होते हैं। 2-3 लहरों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो आप कह रहे हैं, तो इसमें प्रिवेंशन के तौर पर अभी आप सही कह रहे हैं कि वो जो एक्सपर्ट कमेटी होता है करें क्या करना है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अब कर लिया जाए। धीरे धीरे देख के हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक मैसेज आपने दिया, जैसे ही ये चिट्ठी लिखी गई तो इन्वेस्टर कम्युनिटी को एक मैसेज चला गया कि मामला कुछ गंभीर है यहाँ पे। आज आप देखिए मार्केट में किस तरीके से सेल ऑफ देखा हमने। तो अगर इतना गंभीर मामला लग रहा है तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। सरकार सुन रही होगी आप कि इसको फिर फटाफट करें आप। देखिए, ये सरकार का डिसीजन नहीं हो सकता है, ये डिसीजन एक्सपर्ट कमेटी का ही होगा। और एक्सपर्ट कमेटी, कोविड कमेटी जो भी डिसीजन लेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो भी उचित कदम होगा देश हित में वो जरूर उठाएगी। और जहां तक रही लॉकडाउन और इकोनॉमी की बात, इस समय हमारे देश में जो फॉरेन रिजर्व है काफ़ी ठीक है और मुझे लगता है कि इकोनॉमी की कंडीशन बेहतर है। बाकी सारे सवाल जवाब इस पर हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, उन सभी को इस कोविड महामारी के बाद जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है उसमें हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर है। अगर हम चाइना से एग्जांपल लें, आज हमारे यहाँ की ग्रोथ रेट लगभग 6% से ज्यादा है, जबकि चाइना में 2-3% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि पहले से बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन जैसे जैसे कोविड के ये वेरिएंट अपना रंग दिखाएगा, उस हिसाब से सरकार को कदम उठाना चाहिए और उठाएगी। जी अंशुल जी, अब राजनीति तो ठीक है, चलती रहती है, जो हम लोग दिन पर देखते हैं। आप मुझे एकदम स्ट्रेट बताइए, क्या ये जो यात्रा के बारे में चिट्ठी लिखी गई, इसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे विद प्रोटोकॉल या रद्द करने पर विचार करेंगे? नहीं, हम तो जो उचित होगा, स्वास्थ्य को हमेशा हम प्राथमिकता देते हैं, तो जो उचित होगा वो जरूर करेंगे। दरअसल आवाम के पास और विकल्प भी नहीं है। ये चेतावनी अच्छी है, क्योंकि आवाम जो है ना, वो सरकार पे भरोसा नहीं कर सकती कि वो हल ढूंढेंगे, वो इंतजाम करेंगे, वो तैयारी करेंगे। तो ये चेतावनी एक तरह से अच्छा है कि आवाम को दिया कि अपना बचाओ, अपने आप को महफूज आप खुद ही रखिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल भी हैं, और मैं सियासत की बात नहीं करना चाहता, मेरे पास कुछ सवाल भी हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री से, इस तरह के कि आपकी बताइए कि 2 हफ्ते में बूस्टर डोजेज टीकाकरण इतना कम, इतनी गिरावट क्यों आई, उसका क्या कर रहे हैं इंतजाम। हम बूस्टर डोजेस की बात कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जाके लगाइए, उसके बारे में और क्या कह रहे हैं। फिर आप ये वेरिएंट्स के बारे में, जो सब वेरिएंट्स जो फैले हुए हैं, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन को अपडेट करें, उसको अपग्रेड करें और बेहतर बनाएं। क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है ये कंप्लीट वैक्सीन हो, अगर नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, कौन सा इंतजाम है, आपने इंतजाम किया कि दूसरी लहर की तरह फिर हो जाएगा कि हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होते हैं, जैसे पहले हमने सवाल उठाए थे, तो सरकार से तो जरूर सवाल करेंगे ना कि कितने लोगों को 3 डोजेस मिले हैं। 3 डोजेस काफी होने चाहिए, लेकिन सबको तो मिले नहीं हैं। क्यों नहीं मिले हैं, कब तक मिलेंगे? तो ये तो हम तो भूल ही गए थे इसके कोरोना के बारे में, लेकिन कोरोना ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए। और अच्छा हुआ कि आपने ये बताया, आर्थिक जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपने इसका जिक्र किया, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब वो कोरोना हुआ था, हमारा जो फिस्कल स्टिमुलस था इकोनॉमी में, वो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, बड़ी अर्थव्यवस्था की जो बात थी, उनमें हमारा सबसे कम था, वो 2% से कम था। औरों के था 4, 6, 8, 10, लेकिन हमारा सबसे कम था। G20 में जितनी भी कंट्रियां, आज G20 का बड़ा बोलबाला हो रहा है, तो उसमें जितने भी मुल्क हैं उसमें हमारा सबसे कम है फिस्कल स्टिमुलस। तो आप कैसा इंतजाम करेंगे? वो सही है ना सर अंशुल जी, वो तो सही किया। आप देखिए अमेरिका में क्या हालत चल रही है इन्फ्लेशन की। नहीं, तो सबके पास पैसा है ना। नहीं, बिल्कुल भी पैसा किसी काम का नहीं आ रहा ना सर। छोड़िए ना, इकोनॉमिक डिबेट में मत जाइए उधर। मैं दूसरी तरफ देखिए आज इन्फ्लेशन की जिस समस्या से पूरी दुनिया के दूसरे देश गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम लोग उस तरह से गुजरें। वो तो एक डिफरेंट डिबेट है। यहाँ पर आर्थिक विषमताएं क्या हैं, कितनी गरीबी हुई है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आप जानते हैं कि 5.5 करोड़
अंशुल जी आप सुनिए तो सर, करोड़ 80 गरीब हुए हैं इस वक्त। आप ये समझिए कैसे कि पूछ सकते हैं? और सरकार आंकड़े भी नहीं दे रही, ये 2020 के आंकड़े हैं। नहीं, और ये ठीक है, ये आंकड़े वगैरह पूछिए। अगर सरकार ये बहुत ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस दे देती तो आज आप बहुत बुरी स्थिति में होते सर। आप देखिए ना दूसरे देशों की क्या हालत है, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपके सवाल जो थे कि वैक्सीन वगैरह क्यों नहीं लगी, बूस्टर डोज क्यों नहीं लगी सबको, कौशल जी जवाब दीजिए सरकार। जी छोटा जवाब दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब का जन्म। नीरज जी देखिए, अगर बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा मैं, कोविड के मामले में कोई राजनीतिक जवाब, चूंकि इतने सारे राजनीतिक सवाल उठाए गए इसलिए मुझे मजबूरी में राजनीतिक जवाब देना पड़ रहा है। नीरज जी आप ये बताइए, क्या राहुल गांधी जी ने कभी वैक्सीन लगाते हुए अपना फोटो ट्वीट किया? क्या प्रियंका जी ने ट्वीट किया? क्या सोनिया जी ने ट्वीट किया? ये लोग तो वो लोग हैं जब, अरे सुन तो लीजिए, आप लोगों ने वैक्सीन हिंड्रेंस कैसे क्रिएट किया? आप देखिए, पहला लॉकडाउन लगा तो लेट लगा, दूसरा लॉकडाउन क्यों लगा, वैक्सीन जल्दी इमरजेंसी क्लियरेंस क्यों मिला, इमरजेंसी क्लियरेंस के बाद आपने बिना सेफ्टी प्रोफाइल जाने हुए आपने वैक्सीन लगाया। एक मिनट सुन लीजिए, वैक्सीन को कम से कम लगाया जा सके, इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये एक राजनीतिक जवाब है इसमें। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, एक ट्वीट दिखा दीजिए, राहुल गांधी का दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने वैक्सीन लगाते हुए कांग्रेस का कोई भी बड़ा वैक्सीन लगाते हुए अपनी कोई नहीं की। नीरज जी देखिए, आप लोग राजनीति करने लगे, ना करते ही राजनीति करने लगे। इन्होंने शुरुआत की, मैंने तो सवाल पूछे थे, मैं नहीं कर रहा था, पर जवाब इनका राजनीतिक था तो जवाब राजनीतिक ही मिलेगा ना। जी, जिम्मेदार विपक्ष आप बताइए ना, एक फोटो दिखा दीजिए किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर की। अच्छा सर सुनिए ना, राजनीतिक जवाब नहीं दिए। अब मैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मिश्रा जी और सर्वी जी और अग्निहोत्री जी के पास थोड़ा सा टेक्निकल समझ लेते हैं, फिर अग्निहोत्री जी आपके पास, आप समापन आपसे कराएंगे, संपादकीय लिखेंगे आज आप इस पे। डॉक्टर मिश्रा मुझे ये बताइए कि क्या ये जो हमने एक आशंका जाहिर की थी कि हमको ये जो बूस्टर डोज टाइप की दवाएं हैं ये बार बार लेते रहने पड़ेंगी क्या? बिल्कुल नीरज जी, ये इसकी संभावना बहुत अधिक है कि जिस तरह से पश्चिम देशों में फ्लू शॉट प्रतिवर्ष लोग लगाते हैं, अगर ये हमारे टीके काम कर रहे हैं और अगर हमें बचे रहना है इससे, कोविड से, कोविड तो रहेगा, तो संभवतः प्रतिवर्ष इसका टीका लगवाना पड़ेगा। और इसीलिए प्रोटेक्शन डोज की भी बात हो रही है कि अभी 30-27% लोगों ने ही लगवाई है। सर ये कितने दिन चलता है प्रोटेक्शन वाला जो लगवाया हम लोग? क्या 3 महीने असर, 6 महीने, कितने दिन असर रहता है इसका? हाँ नहीं, अब वही है, ये भी वेरिएबल है। कुछ लोगों में लंबी प्रतिरोधक क्षमता बनती है, कुछ लोगों में नहीं बनती है, कुछ लोगों में कम बनती है, क्योंकि देखिए एफिकेसी सारी कोविड की जो टीके हैं उनकी एफिकेसी जी एट बेस्ट 60-70% है पूरी दुनिया के जितने भी बने हैं। और शुरू में mRNA के लिए कह रहे थे कि साहब इनकी 95% है, 94% है, लेकिन कुल मिला के सभी टीकों की जो एफिकेसी है वो समवेयर अराउंड 70% आप मान सकते हैं। तो उससे आपको हर्ड इम्यूनिटी एक तो हो जाती है जी, उतना पर्याप्त है हर्ड इम्यूनिटी के लिए कि लोग, ज्यादातर लोग अगर प्रतिरोधक क्षमता वाले होंगे तो संक्रमण नहीं होगा, तो कम फैलेगा। हर्ड इम्यूनिटी का जो लाभ होता है वो यही होता है। तो हमारे यहाँ 2 तरह से हर्ड इम्यूनिटी हुई, एक तो संक्रमण से हुई और दूसरा जो प्राकृतिक संक्रमण हुआ उससे हुई, और दूसरा हम लोगों ने जो सुचारू रूप से टीकाकरण अभियान हुआ उससे हो गई, जो दुनिया में एक रोल मॉडल बन गया, मिसाल बन गया, एक उस वजह से हुई है। अब जो ये चाइना, चीन में और दूसरे देशों में जो अब हो रहा है, अगर हम इससे बच के निकल गए तो समझिए हमारी जो टीके हैं बिल्कुल कारगर हैं और बहुत अच्छे कारगर हैं। फिर भी नेट ये है कि एक फ्लू का इंजेक्शन जैसे बाकी पश्चिमी देशों में लगता है वैसे हमको लगवाना पड़ सकता है। डॉक्टर शर्वरी, छोटा सा जवाब आपसे चाहिए। एक, आपने ब्रेक से पहले एक जिक्र किया था कि बहुत सारे लोगों के शरीर में अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हुए हैं, किसी को हार्ट में, किसी को अलग अलग तरीके से, वो उनकी अपनी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ पे है या वो कोमॉर्बिड थे।
बीच बीच में हम लोगों को बहुत सारी खबरें सुनाई पड़ती रहती कि अचानक से उनको कोई हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई बीमारी हो गई। क्या इसको मैं कोरोना से इस सबसे जोड़ के देख सकता हूँ? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इसका कारण केवल कोरोना हो सकता है। हाँ, लेकिन जब रिस्क फैक्टर की एक बात आती है तो हमने ज्यादातर लोगों में ये देखा है कि जिनमें खासकर कोरोना का सीवियर इन्फेक्शन हुआ था, या जिनको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी थी, या जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी, उनमें कई सारे ऐसे इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उनके शरीर के ऊपर देखे गए थे, जिसमें से हार्ट एक बहुत ही क्रिटिकल जो ऑर्गन हम कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमने इफेक्ट्स देखे थे, चाहे वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो या फिर क्लॉट का बढ़ना हो। ये सारे रिस्क फैक्टर्स आगे भी जब इन पे स्टडीज हुए, हमारे पास ही नहीं पर अमेरिका में भी जब इन पे स्टडीज हुए, तो इनसे यही पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना का जरूर इस पे असर हुआ है। और खासकर वही पॉपुलेशन में, जैसे हम कहते हैं कि एल्डरली है या जिनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां है ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, उनमें ये वाली चीजें हमने थोड़ी और ज्यादा देखी है कोरोना के बाद। लेकिन केवल उसका कारण कोरोना होना या यंग लोगों में जो हार्ट अटैक की बातें अभी हमने पिछली खबरें सुनी है, उसका कोरोना से हमको डायरेक्ट लिंक करना शायद सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कोरोना जो है वो कई सारे लोगों में लॉन्ग कोविड जिसको हम कहते हैं, माने बहुत टाइम तक कई सारे सिम्टम्स बने रखता है, जैसे सिर दर्द है या फिर जल्दी थक जाना है या फिर जोड़ों में दर्द होना है। ये ज्यादातर हमने देखा है बहुत सारे लोगों में 6 महीने या कई बार इवन 1-1 साल तक भी ये सिम्टम्स बरकरार रहे हैं। और इसीलिए कोरोना से जो ये कॉम्प्लिकेशंस से बचने का तरीका यही है कि हम इसका प्रिवेंशन करें, हम मास्क पहने, हम हैंड वॉशिंग सैनिटेशन वाली हमारी जो टेक्निक है उससे जितना जल्दी हो सके उससे यूज टू हो जाए, जितना बचे रहें उतना बेहतर है। रादर कि आप पहले एक बार करा लें, उसके बाद फिर इसका इलाज करें। अग्निहोत्री जी, फिर अब इसमें तो पॉलिटिक्स भी है। अभी देखिए, जरा सा मौका मिला और दोनों लोगों ने पॉलिटिक्स कर दी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इससे हमें बचना है। अगर आज आपको संपादकीय लिखना, तो सर क्या लिखेंगे आप चेतावनी के तौर पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि मैंने 3 डोज लगवा ली है, बूस्टर डोज भी लगवा ली और मेरे परिवार ने पूरी लगवा ली सब। हाँ। तो ये एक संदेश भी है कि भाई सब लोग लगाएं इसको। हाँ। दूसरी बात ये है कि हमारा भारत जो है बड़ा वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ राजनीति हर चीज पर रहेगी और होनी भी चाहिए। राजनीति ना हो तो फिर वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते। अगर विपक्ष जब सवाल खड़ा करेगा तो सरकार भी उस पर कदम उठाएगी, सरकार जब कुछ करेगी तो विपक्ष। तो ये तो बहुत ठीक है, मैं इसको अच्छा मानता हूं, मैं इसको बुरा नहीं मानता। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में राजनीति नहीं होगी तो तानाशाही में थोड़ी होती है राजनीति तो लोकतंत्र में ही होती है। इसलिए जो है मैं इसको अच्छा मानता हूं, बशर्ते कि राजनीति सही दिशा में हो और सब मिल करके इस महामारी को भारत में दोबारा जो है पनपने न दें। कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना छिप गया था, दरअसल छिप गया था। बार-बार कहता हूँ कोरोना छिप गया था। मतलब कहते ना अपने गांव में कहना भैया वो छिप गया, लुक गया है, तो वो मतलब जो है अब फिर मौका लगा तो किसी नए रूप में सामने आने का खतरा है। मुझे लगता है कि दोनों बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक देश में शासन कर रही है और एक देश का प्रमुख विपक्ष है। ये कोरोना पर राजनीति न करके एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठाए और मिलजुल करके इस समस्या के खिलाफ जो है करे। जो विपक्ष सही सुझाव दे सरकार उसको माने और जो सरकार एडवाइजरी जारी करे विपक्ष उसका सम्मान करे। मुझे तो लगता है यही करना चाहिए, यही कोरोना देश के लिए कोरोना का देखिए एक चीज करके 2023 बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। 7-8 राज्यों में चुनाव होने और G23 होना है। G23 की तमाम उससे बड़ा जो है अभी होने वाला है अग्निहोत्री जी फरवरी के महीने में बेंगलोर में एक बहुत बड़ा एनर्जी वीक होने वाला, जहां 30,000 से ज्यादा लोग आएंगे अभी मुश्किल से 1 महीने के अंदर। बिल्कुल वो होने वाला है। दिल्ली में एक डांस होने वाला है, डांस फॉर डिकार्बनाइजेशन, मैं उसी का जिक्र कर रहा था। उसको कैंसिल करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। बहुत सारे आयोजन होने हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना अधिवेशन रायपुर में होना है फरवरी के बाद। एग्जैक्टली सर, समय समाप्त हो रहा है बिल्कुल। तो ये जो अग्निहोत्री जी संपादकीय G20 तो चल ही रहा है, बहुत सारे बीच में इवेंट है। अगर सरकार इसको नहीं रोकेगी या नई प्रोटोकॉल करवाएगी तो ये समस्या बढ़ सकती है। फिर आप राजनीति करते रहिए, कोई फायदा उसका होगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि लोग बूस्टर डोज वगैरह लगवा लेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।